इंग्लिश एजुकेशन हब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बेहद खूबसूरत कविता आस्किंग फॉर रोजेस की गहराइयों में उतरेंगे। ये कविता दोस्तों सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये हमें जिंदगी के बारे में कुछ बहुत ही जरूरी बातें सिखाती है। तो चलिए मेरे साथ इस सफर पर और इस कविता की एक एक परत को खोलकर इसके असली मतलब को समझते हैं। कविता की ये दो लाइनें असल में इस पूरी कविता का दिल हैं, इसकी आत्मा है। ये हमें एक सीधी सी लेकिन बहुत गहरी बात याद दिलाती हैं कि मौके हाथ से जाने देने के लिए नहीं होते, उन्हें हिम्मत करके पकड़ना पड़ता है। ये सिर्फ फूलों की बात नहीं है, ये जिंदगी जीने का एक तरीका है और इसी तरीके को हम इस कविता में आगे और अच्छे से समझेंगे। अच्छा, कविता को समझने से पहले चलिए एक नज़र उसके लिखने वाले पर डालते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के सबसे चहेते कवियों में से एक थे। जानते हैं उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी? वो आम लोगों की भाषा में, गांव देहात की सीधी सादी कहानियों में जिंदगी की बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाते थे। और यही जादू हम आस्किंग फॉर रोजेस में भी देखने वाले हैं। उनकी काबिलियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्हें पोइट्री के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 बार पुलित्जर प्राइज मिला था। तो चलिए अब कविता की पहली पंक्तियों के साथ इस कहानी में कदम रखते हैं। पहला स्टैंजा एक सीन सेट करता है, एक ऐसी तस्वीर हमारे सामने रखता है जो हमें फौरन अपनी तरफ खींच लेती है। तो देखिए, कविता एक ऐसे घर की तस्वीर से शुरू होती है जो एकदम वीरान, टूटा फूटा सा लगता है। अ हाउस दैट लैक्स सीमिंगली मिस्ट्रेस एंड मास्टर, यानी एक ऐसा घर जहां लगता है कोई मालिक मालकिन है ही नहीं। दरवाजे खुले रहते हैं, उन्हें सिर्फ हवा ही बंद करती है और जमीन पर कांच और प्लास्टर बिखरा पड़ा है। ये एक उदासी भरी नजरअंदाज की हुई जगह की इमेज है। लेकिन तभी फ्रॉस्ट हमें कमाल का कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। इट स्टैंड्स इन अ गार्डन ऑफ ओल्ड फैशन रोजेस। इस पूरी वीरानी के ठीक बीच में एक जिंदा, खूबसूरत, पुराने जमाने के गुलाबों का बगीचा है। यही कॉन्ट्रास्ट, यही विरोधाभास इस स्टैंजा की जान है। आप सोचिए, एक तरफ बर्बादी और अकेलापन है और ठीक उसके बगल में खिलती हुई जिंदगी और बेइंतहा खूबसूरती। फ्रॉस्ट हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कैसे सबसे उजड़ी हुई जगहों पर भी सुंदरता पनप सकती है, कि कैसे उम्मीद की एक किरण हमेशा कहीं ना कहीं मौजूद रहती है। और अब कहानी में 2 किरदार आते हैं, हमारे नरेटर और मैरी। वो ग्लोमिंग यानी जब दिन ढल रहा होता है और शाम की हल्की रोशनी होती है, उस वक्त वहां से गुजर रहे हैं। नरेटर जो है वो थोड़ा ख्यालों में खोया हुआ है, सोच रहा है पता नहीं इन खूबसूरत गुलाबों का मालिक कौन होगा। लेकिन मैरी वो बहुत प्रैक्टिकल है। वो कहती है मालिक कोई भी हो, अगर हमें गुलाब चाहिए तो हमें पूछना पड़ेगा। उसका ये सीधा सा जवाब कहानी को एक नई दिशा देता है, सोचने से करने की ओर। और मैरी के इन शब्दों के साथ ही कविता में एक एक्शन पैक्ड मोड आता है। अब सिर्फ सोचने का वक्त खत्म हुआ, अब कुछ करने का, एक्शन लेने का वक्त है। तो देखते हैं कि ये दोनों अपनी इस ख्वाहिश को हकीकत में कैसे बदलते हैं। फ्रॉस्ट यहां पर हमारे सेंसेस को जैसे जगा देते हैं। हम ड्यू कमिंग कोल्डली से उस ठंडी ओस को महसूस कर सकते हैं। हश ऑफ द वुड से जंगल की उस गहरी खामोशी को सुन सकते हैं। इस माहौल में वो दोनों हाथ थामते हैं। ये एक वादा है, एक हिम्मत है जो वो एक दूसरे को दे रहे हैं। और फिर वो बोल्डली यानी पूरे साहस के साथ उस अनजान दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। वो गुलाबों के लिए भिखारियों की तरह दरवाज़ा खटखटाते हैं, जो दिखाता है कि वो कितने विनम्र हैं, लेकिन अपनी इच्छा को लेकर उतने ही पक्के भी हैं। देखिए, ये कोई जल्दबाजी में उठाया गया कदम नहीं है। इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस है, एक सोची समझी हिम्मत है। पहले हाथ मिलाकर एक दूसरे का सहारा बनना, फिर हिम्मत से दरवाजे तक जाना, दस्तक देना और फिर मैरी का आगे आकर बात शुरू करना। ये एक छोटा सा नाटक जैसा है जो हमें दिखाता है कि अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए भी हिम्मत और एक प्लान की जरूरत होती है। गौर कीजिएगा, यहां मैरी बोलती है, नरेटर नहीं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है, वो एक्शन लेने वाली है। वो घर की मालकिन को मिस्ट्रेस हुवर यू कहकर बुलाती है, एक ऐसा नाम जो रिस्पेक्टफुल भी है और ये भी बताता है कि वो अजनबी हैं। वो उन्हें बिस्टर यू कहकर जगाने की कोशिश करती है और फिर सीधे सीधे अपने आने का मकसद बताती है। गर्मियां फिर आ गई हैं और 2 लोग गुलाबों के लिए आए हैं। उसकी आवाज में इज्जत है, लेकिन डर या झिझक बिल्कुल नहीं। अब हम कविता के 5वें स्टैंजा पर आते हैं, जो मेरे हिसाब से इस कविता का दार्शनिक दिल है, इसका फिलोसॉफिकल कोर है। यहाँ मैरी अपने इस रिक्वेस्ट के पीछे एक बहुत बड़ी वजह बताती है। लेकिन मैरी ओल्ड हेरिक नाम के एक गायक का जिक्र करती है। तो कौन थे ओल्ड हेरिक? क्या आपको कोई अंदाजा है? चलिए पता करते हैं। कमाल की बात है, मैरी यहां सिर्फ गुलाब नहीं मांग रही, वो अपनी बात के पीछे एक पूरी फिलॉसफी रख रही है। वो 17वीं सदी के एक कवि रॉबर्ट हेरिक का जिक्र करती है।
वो कहती है, जैसा हेरिक ने कहा था, अ फ्लावर अनप्लक्ड इज बट लेफ्ट टू द फॉलिंग। अगर फूल को तोड़ा ना जाए तो वो बस मुरझाकर गिर जाएगा। एंड नथिंग इज गेन्ड बाय नॉट गैदरिंग रोजेज। और गुलाबों को न तोड़ने से किसी का कोई फायदा नहीं होता। ये एक बहुत ही पावरफुल आर्गुमेंट है। वो कह रही है कि सुंदरता एंजॉय करने के लिए होती है, उसे यूं ही बर्बाद होने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। हेरिक की ये जो सोच है ना, ये एक बहुत पुरानी और मशहूर फिलॉसफी का हिस्सा है जिसे कार्पे डीएम कहते हैं। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है सीज द डे, यानी आज में जियो, हर पल का पूरा पूरा फायदा उठाओ। यह हमें सिखाता है कि कल की चिंता में आज के मौकों को हाथ से जाने मत दो। इस कविता में गुलाबों को इकट्ठा करना इसी कार्पे डीएम की सोच का एक बहुत ही खूबसूरत सिंबल है। तो उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने एक मजबूत दलील भी दी, पर क्या उनकी ये रिक्वेस्ट मानी गई? क्या उन्हें वो गुलाब मिले? चलिए कविता के आखिरी स्टैंजा में इसका जवाब ढूंढते हैं। वो अभी भी एक दूसरे का हाथ कस कर थामे हुए हैं। We do not loosen our hands intertwining। ये उनकी एकता और हिम्मत को दिखाता है। और फिर घर की मालकिन बाहर आती है, एक रहस्यमयी धुंधली सी चमक के साथ। वो एक शब्द भी नहीं कहती। And grants us my silence the boon of her roses। वो खामोशी से उन्हें गुलाबों का बून देती है। बून शब्द यहाँ बहुत जरूरी है। इसका मतलब सिर्फ गिफ्ट नहीं बल्कि वरदान होता है। ये दिखाता है कि ये कोई मामूली लेन देन नहीं है, ये एक बहुत गहरा और अनमोल पल है। जरा सोचिए इस बारे में। इस पूरे इंटरैक्शन में मालकिन की तरफ से एक शब्द भी नहीं कहा गया। उसकी खामोशी ही उसका जवाब है। शायद वो भी उनकी कार्पे डिएम की फिलॉसफी को समझती है। ये खूबसूरत लम्हा है जो हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे गहरे कनेक्शन और सबसे ज़रूरी बातें बिना शब्दों के ही हो जाती हैं। तो इस छोटी सी सीधी सादी दिखने वाली कविता से हम अपनी जिंदगी के लिए क्या बड़े सबक सीख सकते हैं? चलिए इसके मुख्य संदेशों को एक बार फिर से दोहराते हैं। पहला और सबसे जरूरी सबक, पूछने की हिम्मत करो। जो आप चाहते हैं उसे मांगने से बिल्कुल मत डरो। दूसरा, इनएक्शन पर एक्शन को चुनो, सिर्फ सोचते मत रहो, कदम उठाओ। तीसरा, खूबसूरती बांटने के लिए होती है, उसे मुरझाने के लिए, छोड़ने के लिए नहीं। और आखिर में सबसे जरूरी, कार्पे डीएम, जिंदगी के हर पल को, हर मौके को जीभ धर के जियो। तो अब ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। आपकी जिंदगी के बगीचे में ऐसे कौन से गुलाब हैं जिन्हें आप तोड़ना तो चाहते हैं लेकिन पूछने से झिझक रहे हैं? ये कोई सपना हो सकता है, कोई मौका या कोई रिश्ता। ये कविता हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी जिंदगी के सबसे खूबसूरत वरदान बस एक हिम्मत भरे सवाल की दूरी पर होते हैं। उम्मीद है कि आस्किंग फॉर रोजेस का ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा और इसने आपको सोचने के लिए कुछ नए आइडियाज़ दिए होंगे। लिटरेचर की ऐसी ही और खूबसूरत दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।